Hello everyone, I am your biology educator Biochart. Please do like and subscribe my channel. प्रीवियस वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन तक का कवर कर लिया था। सेल मेम्ब्रेन के बाद आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है सेल वॉल। यूकैरियोटिक की सेल वॉल पे आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में सारी चीज़ कंप्लीटली डिस्कस कर ली थी, चाहे वो उसकी सेल वॉल हो, चाहे उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे उसका राइबोसोम्स हो, सब कुछ। अब हम यूकैरियोट्स में आगे बढ़ेंगे, तो आज हम सेल वॉल पे डिस्कस करते हैं। सेल वॉल जो होती है वो एक रिगिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले जो सेल वॉल होती है वो एक रिगिड होती है, नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग मतलब डेड होती है। तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्यों वो नॉन लिविंग होती है। तो उसमें कोई इंटरनल एक्टिविटी नहीं होती है। जब हम आप लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर लिविंग वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइनिंग करने का। तो जो सेल वॉल होती है वो इस क्राइटेरिया को कंप्लीटली फुलफिल नहीं करती है, तो इसलिए सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। और जो सेल वॉल होती है वो किस किस में प्रेजेंट होती है, तो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जब हमने प्रोकैरियोट्स का कंप्लीट डिस्कस किया था। तो अब उसके बारे में आपको अगर कुछ उसके बारे में नॉलेज लेनी है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको पूरा पेप्टाइडोग्लाइकेन की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि उसमें कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं प्रोकैरियोट्स की वॉल में। तो अब फंगी जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, पॉलीमर ऑफ नैग होता है। और जो काइटिन होती है, जैसे काइटिन का नाम सुन करके हमें लगता है कि ये जो पॉलीमर होगा वो हेट्रोपॉलीमर होगा, लेकिन अब जब बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11 का तो आपको पता चलेगा काइटिन जो होती है वो होमोपॉलीमर होती है, प्लस इसमें पॉलीसेक्राइड होता है। जो फंगी की वॉल होती है वो काइटिन, पॉलीमर ऑफ नैग प्लस पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। अब हम बात करते हैं प्लांटी की। प्लांटी जो प्लांट होता है उसकी जो सेल वॉल होती है उसका मेन कंपोनेंट सेलुलोज होता है, और उसमें हेमीसेलुलोज पेक्टिन भी होते हैं। लेकिन जो मेन कंपोनेंट होता है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जैसे जब घर बनता है तो उसमें जो ब्रिक्स होता है वो मेन कंपोनेंट होता है वॉल की, तो इसी तरीके से सेलुलोज जो होता है वो प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसका मेन कंपोनेंट होता है। बीच बीच में और भी चीज़ें रहती है, जैसे हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन तक रहता है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको आपकी नोट्स में मेंशन करेंगे। एल्गी जो होता है वो प्लांटी के जैसे प्लांटी जो होता है वो 5 सब क्लासेस में डिवाइड होता है। अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सबकी डिटेल स्टडी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है सिर्फ आपको वही पढ़ना है। तो जब हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं तो एल्गी में जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है वो ये मेंशन है कि जो एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये होता है, ये पीवाईक्यूज की तरह आपसे पूछा जा सकता है कि जो एल्गी है, एल्गी के कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं। उसमें आपको 5-6 ऑप्शन बना के दे देगा कि सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज और ऑल ऑफ देम। तो आपको सारे लगाना, क्योंकि आपको जब याद रहेगा तो आपको कभी कभी ये होगा कि यार हमने तो ज़्यादातर पढ़ा प्लांट में सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, और तो कैसे गैलेक्टोज, गैलेक्टेंस एंड मैनेस कैसे आ गया। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़े रहोगे तभी आपको पता चलेगा कि उसमें ये कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल इन्वॉल्व है। तो आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी है, तभी आप नीट की पीवाईक्यूज को आप सॉल्व कर लोगे। और जब तक आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नहीं आती आप कुछ भी नीट आपका निकलना बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टेंस, मैनेज, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। आपको इस पॉइंट को 4 बार अपनी कॉपी में एकदम हाईलाइट कर लेना है कि हाँ, एल्गी, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेज एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट्स। अब हम बात करते हैं कि जब अब हमने पूरा पढ़ लिया कि किस किस ऑर्गेनिज्म की, कौन कौन से किंगडम की किस किस कंपोनेंट से सेल वॉल बनी होती है। अब सेल वॉल का जो फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल जो होती है प्रोवाइड शेप टू द सेल। इसलिए जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती है, उनका सेल मतलब सेल शेप डिफाइन नहीं होता है। तो सेल शेप को डिफाइन करने के लिए तो हमारे पास सेल वॉल का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए माइकोप्लाज्मा का कोई भी शेप होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो आपसे एक और क्वेश्चन हो सकता है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। तो वो माइकोप्लाज्मा है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, और वो प्रोकैरियोटिक किंगडम का, मोनेरा किंगडम का ऑर्गेनिज्म है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। जब भी आपको कोई चीज़, अगर आप सोचो अगर आपका कोई एक बॉक्स है, उसके अंदर आपका सामान रखा है, तो अगर अगर कोई चीज़ आकर के उस बॉक्स से लड़ती है तो पहले उस बॉक्स से वो लड़ेगी, फिर आपके अंदर के सामान को डैमेज करेगी। उसी तरीके से सेल वॉल हमारे मेन सेल को प्रोटेक्ट करती है। जब तक सेल वॉल पूरी तरीके से डैमेज नहीं हो जाती तब तक हमारे सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो ये सेल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, प्लस इन्फेक्शन से। कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन करने आएगा तो पहले वो सेल वॉल से लड़ेगा कि हाँ, सेल वॉल को डिफेक्ट करेगा।
फिर उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा, फिर हमारे सेल को डैमेज करेगा। तो उसे मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन करने के लिए बहुत सारे, कहते नहीं, कई लेयर को पार करके फिर हमारे सेल तक पहुंचना है, तो वो होती है सेल वॉल। जब आप सेल वॉल को देखेंगे, सेल वॉल एक लेयर से नहीं बनी होती, उसमें कई लेयर होती हैं। प्राइमरी लेयर, प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, मिडिल लैमिला होता है। इन सब को ऑर्गेनिज्म, जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होता है, इन सबको क्रॉस करने के बाद फिर वो हमारे सेल के पास पहुंचता है। तो बैरियर टू द एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिन मैक्रोमोलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत नहीं होती उनके लिए बैरियर क्रिएट करता है, कि मतलब एंट्री नहीं देखता है। और एक और चीज़ है कि जो हमारी सेल वॉल होती है वो तो नॉन लिविंग होती है, तो वो हर सल्यूट और सॉल्वेंट को अलाउ करती है। इंटरेक्शन बिटवीन सेल, दो सेल के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करती है, क्योंकि वो परमिएबल होती, कम फ्रीली परमिएबल होती है। तो वो एक सेल के मॉलिक्यूल्स को दूसरे सेल के मॉलिक्यूल्स में, दूसरे सेल के इस सेल के, मतलब इन एंड आउट आने के लिए कंप्लीटली परमिएबल होती है। प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, कोई भी चीज़ मतलब अगर उसका प्रोटेक्ट है तो अंदर आपको, जब कोई भी चीज़ ऐसे हार्ड कवरिंग रहती है, ये हमारी सेल वॉल की हार्ड कवरिंग है और इसके अंदर हमारा सेल है, तो ये कितना भी इंक्रीज ग्रोथ होगा, लेकिन सेल वॉल उसे अपनी तरफ से ऐसा पुश करती रहेगी, उसको बर्स्ट होने नहीं देती। इधर से प्रेशर लगाती, इधर से प्रेशर लगेगी कि ये अगर ग्रोथ भी हो तो ये बर्स्ट ना हो, ये अपना शेप मेंटेन करते रहे। तो ये पूरे फंक्शन हो गए। सेल वॉल के फंक्शन क्या है? शेप प्रोवाइड करता है, लर्न करिए मेरे साथ, शेप प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स की एंट्री को परमिट करता है, इंटरेक्शन बिटवीन द सेल, दो सेल के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करता है और उसको बर्स्टिंग से बचाता है, बर्स्टिंग से बचाता है, इंटरेक्शन बिटवीन द सेल करता है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स की एंट्री को रोकता है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है और शेप प्रोवाइड करता है। अब इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता तो आपसे एक भी क्वेश्चन की गलती नहीं होनी चाहिए। सेल वॉल जो होती है वो रिगिड होती है, नॉन लिविंग होती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, फंगी में काइटिन की बनी होती है प्लस पॉलीसेकेराइड होता है, प्लांटी में सेलुलोज की बनी होती है, एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेज एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं? ये शेप प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन और मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स की एंट्री को रोकता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाता है और सेल को बर्स्टिंग से प्रिवेंट करता है। ये हो गया कुछ पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि सेल वॉल की फॉर्मेशन कैसी होती है, सेल वॉल बनती कैसे है। जब एक सेल होता है, जब वो डिवीजन करता है, जब हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ेंगे कि ये एक सेल है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस आ गए और ये दो न्यूक्लियस आ गए, इसके सारे ऑर्गेनेल डबल हो गए। तो जब ये सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जब ये सेल का न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है, जब वो डिवीजन के लिए दो सेल में बंटने के लिए जाता है, ये जो हमारा क्रोमोसोम है, तो इसको डिवाइड करने से पहले प्रोफेज होता है, उसमें हमारे स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन होता है। वो स्पिंडल फाइबर जो होता है, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे एक सेल है, उस सेल में ये हमारा क्रोमोसोम है जो डबल हो गया है। इसमें जो स्पिंडल फाइबर यहाँ से ऐसे ऐसे निकले होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर इससे जब आकर के अटैच होते हैं, फिर ये जा करके आगे एनाफेज में जा करके ये मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जो हमारा डीएनए होता है जो डबल हो चुका होता है, वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। तो जब ये दो सेल में डिवाइड होता है तो इसके लिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो जब सेल डिवीजन हो गया तो कुछ स्पिंडल फाइबर बच जाते हैं, तो वही फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है, रिमिनेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। आपको ये कंप्लीट डिटेल हम जब सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है वो स्पिंडल फाइबर का रिमिनेंट होता है। ये जो हमारा सेल होता है, तो जब ये जो यहाँ पे ऐसा ये जा करके जो स्पिंडल फाइबर का रेमिनेंट जो होता है, फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है, वो जा करके ऐसे अलाइन हो जाता है। तो जो गोल्गी बॉडी आती है वो इस पे आकर के अटैच हो जाती है। अटैच होने के बाद सिक्रीशन करने लगती है, पेक्टिन का सिक्रीशन करने लगती है। फिर हमारी सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया जो कि पेक्टिन की बनी होती है। फिर इस सेल प्लेट से मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन होता है जो कि कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। फिर जब मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर उसके इनर साइड में प्राइमरी वॉल का होता है, फिर उसके इनर साइड में सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है कि फ्रेगमोप्लास्ट हुआ, फिर उससे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, फिर मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन होता है, फिर प्राइमरी वॉल का होता है, फिर सेकेंडरी वॉल का होता है। अब इसको हम आगे अभी आपको और डिटेल में एकदम इसका स्ट्रक्चर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो फिलहाल अभी आप यहाँ इतना देख लीजिए कि ये समझो ये दो सेल है, इन दो सेल के बीच में ये हमारा मिडिल लैमिला होता है। मिडिल लैमिला होता है, ये प्राइमरी सेल वॉल होती है। ये प्राइमरी सेल वॉल का हम स्ट्रक्चर अभी आपको डिस्कस करते हैं कि ये मिडिल लैमिला होगा, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, और ये जो ये बीच में गैप दिखा है ना, ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है जिसको हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे।
तो ये चीज हमें पता चल गई कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फ्रेगमोप्लास्ट से सेल प्लेट बनी, सेल प्लेट से मिडिल लैमेला बने, मिडिल लैमेला से सेल वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन। अब प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो यूनिवर्सल होती है। प्लांट सेल होता है जो उसकी जो वॉल होती है यंग प्लांट सेल में, तो उसकी जो पहली वॉल होती है उसे प्राइमरी वॉल कहते हैं। फिर जैसे जैसे प्लांट सेल जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, परमानेंट सेल में कन्वर्ट, प्लांट का जो सेल होता है वो जब परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसके अंदर एक और सेल वॉल डेवलप होने लगती है जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है, एकदम हल्की फुल्की बचती है। तो इन यंग प्लांट सेल प्राइमरी सेल वॉल होता है, यंग प्लांट सेल में प्राइमरी। और ये मेरिस्टम जो डिवाइडिंग सेल होते हैं ना उसमें प्राइमरी सेल वॉल होती है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल में जो होता है वो डिपोजिशन, सेकेंडरी सेल वॉल में डिपोजिशन होने लगता है, जैसे कि सुबेरिन हुआ, इन सब का लिग्निन हुआ, सुबेरिन हुआ, इन सब का डिपोजिशन होने की वजह से जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है बहुत हार्ड होती है। तो वो आगे चल करके जब सेल मैच्योर हो जाता है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए वो ज़्यादा काम आती है। तो प्राइमरी सेल वॉल उतना नहीं प्रोटेक्ट कर पाती है जितना सी सेकेंडरी सेल वॉल करेगी, तो इसलिए प्राइमरी सेल वॉल कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी सेल वॉल में। तो ये मेरिस्टेमेटिक और पैरेनकाइमा सेल जो होते हैं उनमें प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गया, वैक्यूल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ये प्राइमरी सेल का स्ट्रक्चर का एक छोटा सा स्मॉल व्यू है। अब प्राइमरी सेल वॉल में होते क्या क्या है, आपसे ये पूछ सकता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसके कंपोनेंट बताओ। ये एनसीईआरटी में मेंशन है। तो उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो सेल्यूलोज होता है। ये सेल्यूलोज एकदम मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसमें कहीं कहीं हेमी सेल्यूलोज ऐसे हल्का हल्का, जैसे मैट, मतलब मेन कंपोनेंट हो गया सेल्यूलोज जो एक माइक्रोफाइब्रिल्स है, उसके साथ बहुत सारे और भी कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मेन ब्रिक तो हो गई, अब उसके साथ जैसे सीमेंटिंग का वर्क करने के लिए कुछ और भी कंपोनेंट डलते हैं, तो उसी तरीके से हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, और साथ साथ उसमें प्रोटीन होता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि यार प्रोटीन, अगर आपसे कोई कह दे कि क्या सेल वॉल में प्रोटीन होता है तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं सेल वॉल में प्रोटीन कैसे होता है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये कंप्लीटली दिखेगा कि प्रोटीन भी उसमें होता है। तो ये एक तरह से एक स्टेटमेंट बन सकती है कि सेल वॉल कंटेन प्रोटीन। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 कुछ भी बन सकती है कि सेल वॉल कंटेन प्रोटीन। सेकंड स्टेटमेंट बन सकती है सेल वॉल कंटेन हेमी सेल्यूलोज। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू होगी, क्योंकि दोनों कंटेन होती है, प्रोटीन भी होता है, हेमी सेल्यूलोज भी होता है, पेक्टिन भी होता है और सेल्यूलोज भी होता है। मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज होता है। तो अभी ये प्राइमरी सेल वॉल के हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया। इस अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया है वो हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया है और उसके फॉर्मेशन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है, और कैसे फॉर्मेशन होता है सेल वॉल का उसके बारे में डिस्कस किया। प्लांट की सेल वॉल का डिस्कस किया है कि उसमें प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो कहाँ मिलती है, किन सेल्स में मिलती है, और वो बाद में कैसे सेकेंडरी में कन्वर्ट होती है, क्यों कन्वर्ट होती है, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो प्राइमरी सेल वॉल का तो हमने पढ़ लिया, वो हमने स्ट्रक्चर को मतलब डिस्कस किया। स्ट्रक्चर का हमने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया। ये भी पता चल गया कि वो किन किन सेल्स में पाई जाती है और वो यूनिवर्सल होती है। अब उसी चीज को हम एक बार कॉपी में लिख लेते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो लेड अपॉन द मिडिल लैमेला होती है। अब देखो हमने आपसे पिछले में जो फ्रेगमोप्लास्ट के बाद सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, फिर पेक्टिन का फॉर्मेशन होता है, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो देखिए इस फिगर में हमने एकदम कंप्लीटली आपको डिस्कस दिखाया है। ये होती है हमारी मिडिल लैमेला। ये रेड कलर से है ये हमारी मिडिल लैमेला होती है। इसके अंदर जो डिपोजिशन होता है वो प्राइमरी सेल वॉल का होता है। ये प्राइमरी सेल वॉल होगी। मिडिल लैमेला हुआ, जो कि मिडिल लैमेला से पहले यहाँ पे सेल प्लेट होती है, फ्रेगमोप्लास्ट सेल प्लेट बनाते हैं, फिर सेल प्लेट ही मिडिल लैमेला बनाता है। उस मिडिल लैमेला के अंदर डिपोजिशन होता है प्राइमरी सेल वॉल का। फिर जैसे जैसे टाइम, जैसे जैसे सेल परमानेंट में कन्वर्ट होते हैं तो उसके अंदर दूसरी वॉल्स का भी डिपोजिशन शुरू हो जाता है। वो सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है, S1, S2, S3। और ये देखो ये जो डिपोजिशन हो रहा है वो आउटर टू इनवर्ड हो रहा है, आउट टू इनसाइड। तो आउटर टू इनसाइड होता है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है लेड अपॉन मिडिल लैमेला, ये मिडिल लैमेला के ऊपर होती है, ये दिख गया। और ये फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि ये यंग सेल में पाई जाती है। यंग प्लांट सेल में हमें प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलती है। और ये यूनिवर्सल, जो अभी हमने आपको पिछले बार बता दिया वीडियोस में, मतलब आगे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि यूनिवर्सल लेयर होती है, मतलब हर इस प्लांट के सेल में आपको प्राइमरी सेल वॉल देखने को ही मिलेगी। वो जाकर के बाद में फिर सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होता है।
और कैपेबल्स ऑफ ग्रोथ होती है। ये उतनी ज़्यादा हार्ड और रिगिड नहीं होती है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो इसकी भी ग्रोथ होती है। ये भी इलास्टिसिटी की तरह फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे मतलब फ्लेक्सिबल हो के ग्रोथ होती रहती है। When secondary cell wall form it can get diminish, ये जैसे मतलब एकदम छोटी हो जाती है, जैसे जैसे ये लेयर बढ़ती जाती है, मतलब सेकेंडरी वन, सेकेंडरी वॉल, सेकेंड, थर्ड, जैसे जैसे ये डिपॉजिट होती जाती है ना, तो ये प्राइमरी वॉल जो होती है वो वैसे वैसे ऐसे डिमिनिश हो जाती है। ये इधर से प्रेशर लगाती है, अपना इधर का बढ़ाती है और इधर का प्रेशर करके इसको छोटा करती है। तो एक टाइम ऐसा जाता है एकदम कभी कभी तो एकदम पूरी तरीके से भी खत्म हो जाती है और बहुत डिमिनिश हो जाती है। तो अब जो सेकेंडरी वॉल हमने यहाँ पे देख लिया, अब ये सेकेंडरी वॉल के फंक्शन और ये किससे बनी होती है ये देखते हैं। बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल, ये होती है सेल, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल है, इनके बीच में सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आउटर साइड में प्राइमरी सेल वॉल होती है या सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तो आउटर साइड में प्लांट सेल के प्राइमरी सेल वॉल होती है, उसके इनसाइड सेकेंडरी सेल वॉल होती है, फिर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर हमारे सेल के सारे ऑर्गेनेल आते हैं। तो ये बहुत हमेशा हमें लगता है जो पहले आता है सेल, अगर सेल मेम्ब्रेन है तो उसके ऊपर प्राइमरी सेल वॉल होगी, उसके ऊपर सेकेंडरी वॉल होगी, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पहले प्राइमरी होगी, उसके अंदर सेकेंडरी होगी, फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये मेड ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन, ये लिग्निन और सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से ही बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत थिक हो जाती है, बहुत रिगिड हो जाती है। फॉर्म्ड इन मैच्योर सेल, इसलिए मैच्योर सेल में ये मिलती है, क्योंकि मैच्योर सेल परमानेंट हो जाते हैं। अब वही प्लांट के साथ रहेंगे, तो अब प्लांट के साथ जब रहना तो उसे प्लांट, एक बहुत बड़े प्लांट, अगर कोई बनियान का ट्री है तो वो देखो कितनी उसकी जो गिर्थ रहती है वो कितनी हाई रहती है। तो इसलिए प्लांट जो होता है वो प्लांट का सेल जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना अच्छा, उतना बड़ा वो होगा और उतना ज़्यादा वो सारे इन्वायरमेंटल के डैमेज को झेल सकता है। ठीक होती है, रिगिड होती है। सेकेंडरी सेल वॉल है पिट्स, पिट्स अब ये होता है वो एरिया होता है जहाँ पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है। जैसे ये सेकेंडरी सेल वॉल हुई, कुछ एरिया से खाली रहते हैं यहाँ, तो यहाँ पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं पिट्स। कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे जब आप एनाटॉमी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि जो उसकी सेल वॉल होती है वो बहुत रिगिड होती है, उसमें प्रोटोप्लास्ट भी एकदम कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाता है, तो वो डेड हो जाती है। अब बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जैसे हमने आपको बताया ना कि ये पीछे मतलब ये दो सेल है, इसके बीच में ऐसा कनेक्शन होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन करता है, मतलब इस सेल से इस सेल में यहाँ से जाने में और इधर से जाने में हेल्प करता है। कोई भी आयंस मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से इस सेल में जा सकते हैं, इस सेल से इस सेल में जा सकते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के लिए होता है। मिडिल लैमेला इज ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ये मिडिल लैमेला है, ये जो मिडिल लैमेला है ये देखिए, ये जो ये रेड कलर की छोटी पाइप पतली पतली दिख रही है, यही प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है। तो ये बीच से कटी होती है। यहाँ तो आपको दिख गया, मतलब जब हम फिगर ड्रॉ कर रहे थे तो ऐसा खाली स्पेस नहीं, लेकिन आप जान लीजिए ये कुछ इस तरीके से होती है, मतलब यहाँ कंप्लीटली ऐसा स्पेस रहता है और फिर यहाँ से ऐसे ट्यूब लाइक ईआर ट्यूब्यूल, जिससे हम डेस्मोटेब्यूल्स कहते हैं, वो यहाँ से ऐसे पास होते हैं। एक हॉलो पाइप होती है और यहाँ से आयंस ऐसे इसी पाइप में घुस करके एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं या दूसरे सेल से इस सेल में आते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। मिडिल लैमेलाइ ट्रांसफर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, और यही चीज़ जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की ये दिखाया जाता है, तो इसे ईआर ट्यूब्यूल कहते हैं, जिसे हम डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं, और ये मेंटेन करता है कंटिन्यूटी ऑफ द साइटोप्लाज्म को, मतलब इस साइड यहाँ का साइटोप्लाज्म यहाँ चला जाता है, यहाँ का साइटोप्लाज्म यहाँ चला जाता है। तो ये ओवरऑल पूरा व्यू हो गया सेल वॉल का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मीन्स होता है इनसाइड, मेम्ब्रेन होता है मेम्ब्रेन कंटेनिंग। इनसाइड मेम्ब्रेन कंटेनिंग सिस्टम ऑर्गेनली जो मेम्ब्रेन से बने होते हैं, प्लस एक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में वो वर्क करते हैं, तो वो इंडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। हर ऑर्गेनली कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते हैं, तो इसलिए हर ऑर्गेनली इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। जब हमारे सेल से सेल वॉल हटा दी जाती है, ये हमारा सेल वॉल है और ये हमारा सेल है, तो ये सेल वॉल हटा करके जब सिर्फ सेल बचता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। और जब प्रोटोप्लास्ट में से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ये हमारा, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब जब ये प्रोटोप्लाज्म में से जब हम ये सेल मेम्ब्रेन हटा देंगे तो हम इसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्म, मतलब जो सिर्फ ये साइटोप्लाज्म है प्लस न्यूक्लियस है, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म।
जब प्रोटोप्लाज्म में से हम न्यूक्लियस निकाल लेते हैं तो हम उसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में से जब हम सेल ऑर्गेनेली निकाल लेते हैं तो उसमें मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोसोल कहते हैं। फिर से आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक एक चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सेल से सेल वॉल निकाल लेते हैं तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, जब प्रोटोप्लास्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल लेते हैं तो उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म होता है। जब हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस निकाल लेते हैं तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म में से जब हम सारे ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सब को निकाल लेते हैं तो उसे साइटोसोल कहते हैं, या सिर्फ वो मैट्रिक्स बचता है। तो ये चीज आप मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जैसा कि हमने पहले ऊपर मेंशन किया था कि मेम्ब्रेन कंटेनिंग प्लस एक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो इंक्लूड करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। इन चारों के पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन भी है, और ये एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, तो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन फंक्शंस आर इन कोऑर्डिनेटेड वे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स, ये जो होते हैं इंडो मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते कि तुम प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन का जैसे ये प्रोटीन बनाता है, ये इसे पैकेजिंग करने में देता है, जब पैकेजिंग होती है तो इससे ये फॉर्म होता है, और वैक्यूल होता है जो कि हमारे वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर ले लेता है। तो ये आपस में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, इसे जब प्रोटीन बनती है, जितना बाहर जाना रहता जाता है, जितना सेल को ज़रूरत होती है उतनी सेल के पास होती है, फिर बाकी सारी वैक्यूल के पास चली जाती है। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क किया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, पेरोक्सिसोम, ये अपना अलग अलग वर्क करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये एरोबिक रिस्पिरेशन में वर्क करता है, क्लोरोप्लास्ट अपना अलग फोटोसिंथेसिस करता है, पेरोक्सिसोम्स का अलग वर्क होता है। तो ये आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है, ये जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल हो गया। अब इसके एक एक ऑर्गेनेली के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं, क्योंकि फिर अब ये तो पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं, लेकिन ये क्या क्या काम करते हैं इसको भी पढ़ने की जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये जो होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। जैसे ये हमारा सेल है, सेल में ये हमारा न्यूक्लियस है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारे न्यूक्लियस से ओरिजिनेटेड होता है, इसे हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूल टाइप का, वो नेटवर्क लाइक ऐसे 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 बहुत सारे मतलब निकले रहते हैं। सेल मतलब ये सेल के अंदर होता है, मेरा थोड़ा बाहर हो गया। तो ये स्कैटर्ड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म में। सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, इसके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है। जब हम यूकैरियोट्स का टॉपिक शुरू कर रहे थे तो हमने आपको एक पूरा टॉपिक बता दिया था कि किस ऑर्गेनेली के पास एक मेम्ब्रेन होती है, कौन डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, कोई किसी के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो उसके बारे में आपको पता है, आप नोट्स देखिएगा अपनी, या नहीं अगर आप यहाँ पे पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ये एक मतलब ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन क्या पता कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है कि सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। जब हम प्रोकैरियोट की डिटेल स्टडी पढ़े थे तो हमने कहीं भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम तक नहीं लिया था, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। और अगर कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कह दे कि जैसे प्रोकैरियोट्स के पास सेल मेम्ब्रेन होती है तो क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, नहीं होता है। उसमें प्रोकैरियोट्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, बिल्कुल भी एब्सेंट होता है। एंड मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, आपको पता है हम जब सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे तो हमें पता था उसमें जो हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए आरबीसी लिया गया था, क्योंकि आरबीसी के अंदर ना ही माइटोकॉन्ड्रिया था, ना ही गोल्गी बॉडी थी, ना ही उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ना ही उसमें न्यूक्लियस था। तो हम इजीली सेल मेम्ब्रेन की स्टडी उसमें कर लेते, तो इसलिए मैच्योर आरबीसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। इसके 3 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक तो क्रिस्टर्नी, दूसरा टिब्यूल, तीसरा वेसिकल। ऐसे एक प्लेट को दूसरी प्लेट को ऐसे से चिपकाते हुए चले जाओ तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे क्रिस्टर्नी कहते हैं। एक टिब्यूल मतलब एक ट्यूब लाइक है और इसमें ब्रांच है, ये गया टिब्यूल, और इससे वेसिकल्स। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो, लेकिन आप लोग उतना समझ जाएगा क्योंकि आपको वहाँ पे स्पीकिंग पे तो कोर्स करना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा, आप जिस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं वो आप अपना देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो हम ये पाते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस में कि उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ल्यूमिनल पार्ट होता है, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट होता है। ल्यूमिनल पार्ट जो होता है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले हुए हैं, तो ये जो पार्ट होता है जो
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड होता है, उसे ल्यूमिनल पार्ट कहते हैं, इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेली होते हैं उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट कहते हैं, जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म आता है। तो ल्यूमिनल पार्ट इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो होता है वो बाकी सारे पार्ट जो होते हैं जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर होते हैं उसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट कहते हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मिलता है, कितनी मेम्ब्रेन होती है, उसमें कैसे पार्ट होते हैं, ये सब हो गया। अब ये दो टाइप के होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दोनों टाइप डिफाइन करने के लिए उसका बेसिस जो होता है वो राइबोसोम्स होता है। एक तो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। 80S राइबोसोम जिस पे अटैच होते हैं उसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। 80S राइबोसोम्स अटैच हुए तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, और कोई भी राइबोसोम्स नहीं हुआ उस पे, राइबोसोम्स एब्सेंट हुए तो वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। ये न्यूक्लियस है, यहाँ से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले हुए हैं। अगर यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच हुए तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे अटैच नहीं है तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 18S राइबोसोम्स प्रेजेंट हो गए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब यहाँ पे कोई राइबोसोम्स एब्सेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि उस पर स्टेबिलिटी के लिए वो राइबोसोम्स आकर के अटैच हो जाते हैं। उसमें कुछ राइबोसोम्स को अटैच करने के लिए प्रोटीन होती है। कोई भी चीज़ अगर भारी हो जाती है उस पर कोई एक और ऑर्गेनेली आके बैठ जाता है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है एज कम्पेयर टू जिस पे कुछ नहीं होता। तो ये 80S जो होता है उसे स्टेबिलिटी भी दे देता है और उसके कई फंक्शन में हेल्प भी कर देता है। तो इस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर स्टेबल होता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस स्टेबल होता है। ये जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक, देखो हमने इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को न्यूक्लियस के पास बनाया है, तो हम कह सकते हैं एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कंटिन्यूअस होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आया रहता है, तो हम कह सकते हैं ड्राइव फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, क्योंकि राइबोसोम्स होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके पास 80S राइबोसोम्स होता है और वो प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड के सिंथेसिस में, स्टेरॉइड हार्मोन हुआ, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इन सब के सिक्रेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास 80S राइबोसोम्स होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कुछ भी नहीं, कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है, जो लिपिड हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये होता है। अब हम कुछ, ये तो हो गया कि हाँ, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स होते हैं, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो पैंक्रियाज जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम का सिक्रीशन करता है, तो उनके पास जो पैंक्रियाज के सेल होते हैं तो उनके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके पास होता है। एक्स्ट्रा ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करके मेंशन है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें हमारा कैल्शियम आयन स्टोर होता है मसल सेल्स में। आप जब मसल सेल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में तो आपको पूरा कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा मसल सेल का, तो अभी आपको बहुत डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए मसल सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें कैल्शियम का आयंस स्टोर होता है। और निसिल्स ग्रैन्यूल्स, जब हम न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, जैसे ये न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर हो गए, ये सेल बॉडी हो गई, ये डेंड्राइट्स हो गए, ये एक्सॉन हो गया, तो यहाँ पे हमें निसिल ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, सॉरी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, जो निसिल्स ग्रैन्यूल होते हैं। और जो मसल्स में जो होते हैं जो कैल्शियम आयन का स्टोर करते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक बार एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 80S राइबोसोम्स होता है वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच होता है तो वो उसमें कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, तो राइबोफोरिन 1 और 2 प्रोटीन उसमें इन्वॉल्व होती है। ये क्वेश्चन आप मतलब ये एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक अगर एम्स में एक बार पूछा है तो क्या गारंटी है नेक्स्ट टाइम नहीं पूछेगा। मे बी वो ये भी पूछ सकता है कि राइबोफोरिन किस में इन्वॉल्व होती है, तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स को अटैच करवाने के लिए ये प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। तो ये
इससे पूछ सकता है कि, या पूछ सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनमें से कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है। तो उसमें अगर आपको एक ऑप्शन में दिख गया राइबोफ्लोरिन 1 एंड 2, तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूरा चीज़ थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूबुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म में पूरा तरीके से फैला रहता है, और इसके दो टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का जो काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, बनाना और निकालना, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, ये दो वर्ड पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है, जैसे हार्मोन्स हो, लिपिड हार्मोन्स हो गए, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इन सब के बारे में हो गया। इसमें दो पार्ट होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड होता है उसे ल्यूमिनल पार्ट कहते हैं, उसके बाहर जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हो गया। अब उसके बाद दूसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोल्गी बॉडी, कैमिलो गोल्गी 1898, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कैमिलो गोल्गी 1898, क्योंकि कभी बहुत कम डेट्स आती है, पहली बात तो बायो में, और जो आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपको बहुत सारी डेट्स, जैसे 1855 रोडोल्फ वर्क्यू ओमनी सेलुला दिया था, 1838 1839 सेल साइकिल, जो सेल थ्योरी थी शेल्डन एंड शॉन ने दी थी, वो आपको डेट याद करनी। अभी तक हमने सिर्फ 3 डेट ही डिस्कस की है, तो वो 3 डेट तो आपको एकदम अच्छे से लर्न होनी चाहिए, कि आपको रात में भी कोई उठा के पूछे तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ डेंसली स्टेन्ड होता है। इसलिए जब आप ना लाइट माइक्रोस्कोप से अगर सेल का स्ट्रक्चर देखते हो आप, तो उसमें आपको गोल्गी बॉडी दिख जाती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्टेन होती है, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में। लेकिन जब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर देखना हुआ तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की व्यू से देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप गोल्गी बॉडी को देखना चाहेंगे तो आप लाइट माइक्रोस्कोप से देखें। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि लाइट माइक्रोस्कोप से या गोल्गी बॉडी दिखेगी तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर हम आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कर देता तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होगी। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप मेंशन एनसीईआरटी में, तो हमारे दिमाग में आता है ये लाइट माइक्रोस्कोप से कैसे कोई ऑर्गेनली दिख सकता है, लेकिन गोल्गी बॉडी दिखती है क्योंकि वो बहुत डेंसली स्टेन्ड होती है। रेटिकुलर स्ट्रक्चर मतलब होता है कि ऐसे थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर हो, थोड़ा ट्रायंगुलर, ऐसा थोड़ा कोने टाइप का बना हो और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, तो उसे हम रेटिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप एक बार इसे पढ़ लेंगे फिर आपको आगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लगेगा ये सारे पॉइंट तो एकदम कंप्लीटली मेरे दिमाग में फिट है। ये नियर द न्यूक्लियस होती है, क्योंकि जब हमारा न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास ये होती है, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल फॉर्म कर देता है, या प्रोटीन का या लिपिड का, तो ये वेसिकल इस गोल्गी बॉडी के पास आते हैं, फिर ये यहाँ से घुसते घुसते जाते हैं और पैकेजिंग होते 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 फिर इस फेज से बाहर आ जाते हैं। जहां से घुसते हैं उस फेज को सिस फेज कहते हैं या फॉर्मिंग फेज कहते हैं, और जहां से निकलते हैं वो ट्रांस फेज होता है। और ये जो प्रोटीन होती है वो मतलब मॉडिफाइड हो जाती है ग्लाइकोप्रोटीन में, और जो लिपिड होता है वो ग्लाइकोलिपिड में मॉडिफाई हो जाता है। और जो गोल्गी बॉडी होती है और उसकी जो यूनिट होती है जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी वेरिएबल इन नंबर होती है। सेल की एक्टिविटी के हिसाब से इसका नंबर डिफाइन होता है, किसी सेल में ज़्यादा नंबर का होगा, किसी सेल में कम नंबर में होगा। ये उसकी एक्टिविटी, उसे प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा करनी है तो वो ज़्यादा गोल्गी बॉडी होगी, कम करनी है तो कम गोल्गी बॉडी का सिस्टर्नी होंगे। ये मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक स्टॉक पैरेलल, ये चीज़ देखो बहुत सारी हैं। एक फ्लैट है, डिस्क शेप की है, ऐसा डिस्क शेप, वो दिखती नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे रहती है, डिस्क शेप की होती है। सैक्स होती है स्टैक पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर पैरेलली ऐसे अरेंज होती है। कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस यहाँ रहता है, इसके पास एकदम अरेंज होती है। इसका डायामीटर जो होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। ये नीट का PYQ बन सकता है, 100% बन सकता है कि जो इसका डायामीटर होता है वो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। 2 बार आप वो बोलना है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। आपको कई बार इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करना, कोई भी चीज़ एक बार में कभी नहीं याद होती, जब तक आप उसको पढ़ते रहेंगे। आज पढ़े हैं, फिर कल जब आप दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर सारी डेट सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। अभी तो कितना थोड़ा ही सा अभी हम लोगों ने सेल में पढ़ा है, तो आपको पिछला रिवाइज करते हुए आगे के लेक्चर में बढ़ते रहना है। इसमें 2 डिस्टिंक्ट फेस होते हैं। देखो यहाँ पे हमने बताया ना सिस फेस और ट्रांस फेस, तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। आगे एनसीईआरटी की लाइन में मेंशन है कि सिस फेस और ट्रांस फेस, इसके 2 डिस्टिंक्ट फेस होते हैं। सिस फेस जो होता है उसे फॉर्मिंग फेस कहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो प्रोटीन और लिपिड के वेसिकल्स होते हैं वो एंट्री करते हैं। तो फॉर्मिंग फेस, और वो कॉन्वेक्स सरफेस होता है, ऐसा कॉन्वेक्स सरफेस का होता है। और ट्रांस फेस जो होता है वो मैच्योरिंग फेस होता है।
ट्रांस फेज जो होता है वो मैच्योरिंग फेज होता है, और वो कॉनकेव सरफेस होता है। ये तीनों पॉइंट आपको याद करने हैं। सिस फेज, फॉर्मिंग फेज, कॉन्वेक्स सरफेस। सिस फेज, फॉर्मिंग फेज, कॉन्वेक्स सरफेसेस। सिस फेज, वो फॉर्मिंग फेज, कॉन्वेक्स सरफेसेस। ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज, कॉनकेव सरफेसेस। ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज, कॉनकेव सरफेसेस। तो इस पॉइंट से आपको बहुत बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि तो आप जब 4 बार 5 बार पढ़ते रहेंगे ना कि सिस, फॉर्मिंग, कॉन्वेक्स, ट्रांस, मैच्योरिंग, कॉनकेव, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगी। The cis and trans phase are entirely different but inner connected। ये देखो, ये फेस और ये फेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नहीं, बस बट कनेक्टेड है। तो वही चीज उसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि ये सिस फेज यहाँ से है तो ये ट्रांस फेज यहाँ से होगा, ऐसा नहीं है। ये एकदम अलग अलग है। सिस फेज दूसरा है, ट्रांस फेज दूसरा है, बस वो इंटरकनेक्टेड है। तो ये भी पीवाईक्यूज में बन सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है द सिस एंड ट्रांस फेज आर इंटायरली कनेक्टेड और इंटायरली डिफरेंट। तो इंटायरली डिफरेंट होते हैं और इनर कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं बट वो एकदम अलग अलग होते हैं। जो मटेरियल टू बी पैक्ड फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जैसे ये हमारा mRNA आया और यहाँ पे राइबोसोम्स हुआ, ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर ये हमारा प्रोटीन की चेन बनी और ये प्रोटीन के वेसिकल हमारे इंडोप्लाज्मिक से निकले, और ये सिस फेज से जो हमारा ये वेसिकल जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला था वो उसमें एंट्री किया। एंट्री करते हुए सिस्टर्नी से पास करते 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 फिर यहाँ से वो ग्लाइकोप्रोटीन बाहर निकालता है। अगर ये लिपिड का वेसिकल यहाँ से एंट्री किया तो ग्लाइकोलिपिड का निकालता है। तो वही कहा है कि मटेरियल टू बी पैक्ड फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल पैक्ड हुआ है वो सिस फेज से एंट्री किया, फिर ट्रांस फेज के टूवर्ड जाता है और फिर बाहर वो वेसिकल मॉडिफाई हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वेसिकल फॉर्म करता है वो सिस फेज से गोल्गी बॉडी के एंट्री करता है। सिस फेज, फॉर्मिंग फेज, कॉन्वेक्स फेज से एंट्री करता है, फिर वो ट्रांसफर होते होते क्योंकि इंटरकनेक्टेड होते हैं वो ट्रांस फेज के पास पहुंचता है। ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज, कॉनकेव फेज होता है। फिर वो वहां से मॉडिफाई होकर के जो प्रोटीन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन और जो लिपिड होता है वो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में वेसिकल बाहर निकलते हैं। जब ये पैकेजिंग होती है तो उस पैकेजिंग में लाइसोसोम्स जो ऑर्गेनली होता है वो एज अ बाई प्रोडक्ट वहां से निकलता है। उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसमें पाए जाते हैं जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। जो अगला ऑर्गेनली है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो रोल क्या होता है गोल्गी बॉडी का? मॉडिफाई प्रोटीन इनटू ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स जो हमने बताया है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर। जैसे हमारा सेल है उसको भी तो प्रोटीन की ज़रूरत होगी, तो उस प्रोटीन को अपनी सेल के अंदर देते हैं, या आउटसाइड द सेल अगर हमें कहीं सिक्रेशन करवाना है, जैसे हमें हार्मोन का सिक्रेशन जब करवाना होता है तो वो हार्मोन सेक्रेट आउट ऑफ द सेल करवाने के लिए गोल्गी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्रेट आउटसाइड द सेल। एक्रोसोम्स ऑफ द स्पर्म, जब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये एक्स्ट्रा है, ये आपको पता चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। जिससे अगर आपसे कभी भी आउट ऑफ एनसीईआरटी एक दो क्वेश्चन जो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि एक्रोसोम्स तो आपका पार्ट है स्पर्म का, या आप लोग जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके पास एंजाइम्स होता है एक्रोसोम्स के पास जो जोना पेलोसिडा को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। तो अब एक्रोसोम्स है तो ये एक्रोसोम्स बना किससे है? तो एक्रोसोम्स बना है गोल्गी बॉडी से। तो और दूसरा लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है जो अभी बताया एज अ बाई प्रोडक्ट। जब ये वेसिकल्स बने तो यहाँ से हमें बाई प्रोडक्ट में ऐसा लाइसोसोम्स के कुछ वेसिकल्स मिल जाते हैं। और फिर जो सेल प्लेट और मिडिल लैमिला जो हमने अभी इसी वीडियो में कवर किया है कि जो सेल वॉल होती है, सेल प्लेट होती है, फ्रेगमोप्लास्ट होते हैं, उसके ऊपर गोल्गी बॉडी आ जाती है और फिर पेक्टिन का सेक्रेशन करती है। फिर पेक्टिन जब सेक्रेट होता है तो वो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। फिर और सेक्रेशन होता है कि सो और भी आयंस आकर के, मतलब जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस फिर आ जाते हैं तो वो मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन करते हैं। तो वही चीज़ है कि सेल प्लेट और मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन के लिए भी गोल्गी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इनडायरेक्टली ये सेल प्लेट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना करके मेंशन कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपकी गोल्गी बॉडी खत्म होती है। फिर अब हम लाइसोसोम्स और वैक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे आगे।